ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ और जिससे उनका चोट लगा, जिस चोट के लिए वो अभी अस्पताल में है, उस पर हम सीईसी को ये बोला इसके साथ कोई घटना का लिंक है। एक लिंक तो है अचानक डीजी और एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटा दिया। दूसरा लिंक है बीजेपी को दो नेता दिलीप घोष और सौमित्र खान पहले ही पता है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को कुछ होने वाला है। तीसरा है प्रधानमंत्री खुद ब्रिगेड में बोला कि नंदीग्राम जाने में दीदी का स्कूटी पलट जाए। तो ये तीन घटना को लिंक करिए और अब देखिए, जब ममता दी पर हमला हुआ तब कोई पुलिस का एसपी उधर नहीं था। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बोला अभी पूरा कानून का स्थिति आपके हाथ में है। वो बोला नहीं, मर्डर होने से तो वो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर होगा। हम बोला ममता बनर्जी पर अटैक इलेक्शन रिलेटेड नहीं है क्या? बोला हाँ है। तो हम बोला तब तो आप लोग का पूरा हाई लेवल जांच करना चाहिए। आप एक चिट्ठी लिखा, वो काफी नहीं है। ममता बनर्जी। दिल्ली एनसीआर के मौसम ने शुक्रवार को अचानक करवट ले ली। सुबह से ही आसमान में चारों तरफ घने बादल छाए रहे। इसी के साथ ही चारों तरफ अचानक अंधेरा छा गया। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में झमाझम बारिश भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अचानक दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। वहीं मौसम विभाग की तरफ से पहले ही भविष्यवाणी जारी कर दी गई थी कि मार्च के दूसरे हफ्ते में उत्तर भारत के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के चलते अचानक से बदलाव। पहले सरकार ने इन आंदोलन संघर्षरत आंदोलनकारियों को किसान मानने से इनकार किया, कहा कि ये आतंकवादी अलगाववादी हैं। फिर इन किसानों को इंसान मानने से इनकार किया, सहानुभूति के दो शब्द भी नहीं आए। इन किसानों को खारिज किया, इन किसानों की मांगों को खारिज किया, इन किसानों की कुर्बानियों को खारिज किया। जब हमने मांग करी कि इनके प्रति संवेदना व्यक्त की जाए तो हमारी उस मांग को खारिज किया। और अब आज हमने जब मांग करी कि कम से कम इस पर चर्चा करा ली जाए, तो उस चर्चा की मांग को भी पूरी तरीके से खारिज करके सरकार किसान को उसके हाल पे छोड़ के चली गई। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों से यह आग्रह करता हूं कि इन किसानों की कुर्बानियों को लोकतंत्र में हमारी आवाज़ आपके माध्यम से सरकार तक पहुंच सकती है। तो उसमें आप सहायक साबित हों। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, आज देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगारी दर ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा हो चुकी है। युवाओं के पास योग्यता और डिग्री तो है, लेकिन काम नहीं है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आए लोग सरकार बनाने के बाद अपने वादे को भूल चुके हैं। सरकारी नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है। लॉकडाउन का फैसला कर सरकार ने एक झटके में ही 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां छीन ली। नोटबंदी, जीएसटी ने लाखों छोटे उद्योग धंधों को चौपट कर दिया या उन पर ताला लगवा दिया, जिसके द्वारा भी करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे। सरकार की नीतियों की मार आय पर भी पड़ी। प्रति व्यक्ति आय में भारी गिरावट आई है, जो घटकर -5.4% हो गई है। हर साल 15 लाख से ज्यादा प्रतियोगी छात्र परीक्षा फॉर्म भरते हैं। साल 2014 में जहां पदों की संख्या 1364 थी, वहीं 2020 में घटकर 796 हो गई है। केंद्रीय सरकारी विभागों में लगभग 7 लाख पद खाली हैं। केंद्रीय सरकारी विभागों में लगभग 20,000 ग्रुप ए के पद खाली हैं। केंद्रीय सरकारी विभागों में लगभग 90,000 ग्रुप बी के पोस्ट खाली हैं। लगभग 6 लाख ग्रुप सी के पोस्ट भी अभी खाली हैं। सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में फीस लगातार बढ़ाती जा रही है। पिछले कुछ समय से यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के प्लेसमेंट सेल भी एक्टिव नहीं है। कुछ छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है तो उनकी अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। देश में शिक्षा एक तरह से रोजगार विहीन हो गई है। अगर छात्र नौकरियों के लिए आंदोलन करे तो बिहार सरकार यह फैसला सुनाती है कि आंदोलन करने वाले छात्रों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। सरकार भर्तियों के नाम पर हजारों करोड़ रुपए छात्रों से वसूल रही है। सालों साल मेहनत कर छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अंत में क्या होता है?
या तो वह भर्ती रोक दी जाती है या न्यायालयों के पचड़े में पड़ जाती है। मोदी सरकार से देश के युवाओं की मांग है कि सरकारी क्षेत्रों में खाली पड़ी सीटों को तुरंत भरा जाए, बढ़ी हुई फीस को तुरंत वापस लिया जाए, सरकारी भर्तियों के नाम पर बेरोजगारों से वसूली बंद हो, समय पर प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएं, प्लेसमेंट सेल को सक्रिय किया जाए, जिनका प्लेसमेंट हो चुका है उन्हें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक, आतंक, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, अन्याय, अन्याय। इन नारों को लगवाकर आप अपने समर्थकों में जोश और ऊर्जा का संचार तो कर सकते हैं, लेकिन आम जनता यह नहीं समझ पा रही है कि यह नारे आप किसके खिलाफ लगवा रहे हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि बंगाल आज अपने सबसे बुरे दौर में है, लेकिन इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र में बैठी आपकी सरकार भी है। नारे लगाने और लगवाने से पहले आपको अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर भी ध्यान देना चाहिए था। आज पूरे देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, भेदभाव बढ़ा है। बंगाल भी उससे अछूता नहीं है। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगवाए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत फिसलकर 86वें स्थान पर पहुंच गया है। लॉकडाउन के दौरान जहां देश में लोगों की आय में 55% की कमी है, वहीं अरबपतियों की संपत्ति में 35% तक का उछाल आया। आपने बेरोजगारी के खिलाफ नारे लगवाए, लेकिन अनियोजित लॉकडाउन से आपकी सरकार ने एक झटके में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां छीन ली। आज रोजगार मांगने पर युवाओं को जिल्लत और डंडे के सिवा कुछ नहीं मिलता। आपने